गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 9 संविधान एक जीवंत दस्तावेज, ये अध्याय चल रहा है। इस अध्याय में हमने संविधान संशोधन, उससे जुड़े हुए अनुच्छेद 368 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, उसमें आपस में टकराव, 38वें 39वें 42वें संविधान संशोधन को लेकर तानाशाही का रुख, बाद में विपक्षी पार्टियों द्वारा सत्ता में आने पर 43वें और 44वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें, 38वें और 39वें संशोधन द्वारा किए गए परिवर्तनों को निरस्त किया जाना, इनके बारे में पढ़ा है। जैसा कि बच्चों आपको पता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की 3 प्रक्रिया बताई गई है: साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत के साथ साथ आद्य राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा। तो 42वें संशोधन, जैसा मैंने आपको बताया है, उसके द्वारा संविधान को गहरे रूप से प्रभावित किया गया। 38वें, 39वें और 42वें संशोधन द्वारा उसे परिवर्तित करने का, संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन लाने की चेष्टा है वो की गई थी, क्योंकि 1971 से लेकर 1976-77 तक इंदिरा गांधी का शासन काल चलता रहा, जिसके दौरान कई तानाशाही फैसले किए गए, क्योंकि देश में आपातकाल भी इसी काल के दौरान लगा था। और विपक्षी पार्टियों, जब ये संशोधन किए गए थे तो विपक्षी पार्टियों के अधिकांश नेता थे वो जेलों में बंद थे। तो 38वें, 39वें और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो भी परिवर्तन किए गए, उन्हें 43वें और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त हमने आरक्षित सीटों की संख्या के बारे में पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार आरक्षित सीटें हैं, रिजर्व सीटें हैं, उसका कुल सीटों का अनुपात उसका आधे से अधिक नहीं हो सकता। यानी कि आरक्षण का प्रावधान है वो 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, 50% से ज़्यादा आरक्षण है वो नहीं दिया जा सकता। तो कई गंभीर है और महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपनी व्याख्याओं में की गई है, जिसके द्वारा एक महत्वपूर्ण यह व्याख्या है वो ये भी की गई थी कि आरक्षित सीटों की संख्या है वो मूल संख्या के आधी से अधिक नहीं की जा सकती, आधी से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। इसके अतिरिक्त संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमाएं भी निर्धारित की गई है। यदि संसद के द्वारा ऐसा कोई संशोधन किया जाए जो संविधान की मूल भावना या मूल उपबंधों के विरुद्ध हो, तो सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में कार्रवाई कर सकता है। तो संसद को संविधान के किसी भाग पर या संपूर्ण भागों में संपूर्ण संशोधन की अनुमति दी गई है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता, संविधान के मूल ढांचे, मूल उपबंधों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता। तो संसदीय लोकतंत्र में जैसा आपको बताया गया है कि संसद देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका पर संसद को ज़्यादा वरीयता दी गई है। इसी प्रकार संविधान में सरकार के अन्य घटकों को भी शक्तियाँ दी गई है, इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि संसद की सर्वोच्चता इस ढांचे के अंतर्गत ही हो। प्रजातंत्र का क्या अर्थ है? केवल वोट देना ही नहीं है और जनप्रतिनिधित्व सीमित नहीं होता। प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? विकासशील संस्थाओं से है, विकासशील संस्थाओं से है। इसके माध्यम से वह कार्य करता है। सभी राजनीतिक संस्थाओं को लोगों के प्रति उत्तरदायी होना ही चाहिए, लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो संसदीय लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में संसद देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए यह माना जाता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका पर इसको वरीयता दी गई है। इसी प्रकार संविधान में सरकार के अन्य घटकों को भी शक्तियाँ दी गई है, इसलिए ये अपेक्षा की जाती है कि संसद की सर्वोच्चता इस ढांचे के अंतर्गत हो। प्रजातंत्र का अर्थ केवल
वोट या जनप्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है। प्रजातंत्र का अर्थ विकासशील संस्थाओं से जिसके माध्यम से वह कार्य करती है। सभी राजनीतिक संस्थाओं को लोगों के प्रति उत्तरदायी होना ही चाहिए, उत्तरदायित्व का सिद्धांत का पालन करना ही चाहिए, और जिससे कि दोनों को एक दूसरे के साथ वो मिलता रहे। न्यायपालिका का योगदान, तो जैसा आपको मैंने बताया है कि हमारे देश में संशोधन के बारे में आपको मैंने हर बार जब ये अध्याय में पढ़ा रहा हूँ तो हर बार आपको अनुच्छेद 368 के बारे में बताता हूँ। अनुच्छेद 368 में हमारे संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रिया है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और विशेष बहुमत के साथ साथ आद्य राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति द्वारा। तो 42वें संशोधन ने भारतीय संविधान को गहरे रूप से प्रभावित किया है। 38वें, 39वें और 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के मूल ढांचे या मूल भावना को समाप्त करने का प्रयास किया गया था, जिसे 43वें और 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसके परिवर्तनों को समाप्त कर दिया गया। आरक्षित सीटों की संख्या, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आरक्षित सीटों की संख्या मूल संख्या के आधे से अधिक नहीं होगी। अब पढ़ेंगे हम न्यायपालिका का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ जुडिशरी। न्यायपालिका है वो क्या योगदान देती है। न्यायपालिका और संसद के विवाद के दौरान संसद का मानना है यदि न्यायपालिका और संसद के बीच यानी कि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच में यदि विवाद हो जाए तो संसद का मानना था कि उसके पास गरीब, पिछड़े, असहाय लोगों की हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने, संशोधन करने की शक्ति मौजूद है। बिल्कुल है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति है वो संसद को सौंपी गई है। न्यायपालिका तो संविधान के मूल ढांचे, संविधान की व्याख्या और संविधान में यदि कोई गैर कानूनी संशोधन किए जाते हैं तो उनको निरस्त करने का काम करती है। तो न्यायपालिका ने इस बात पर जोर दिया है, न्यायपालिका ने हमेशा से इस बात पर जोर दिया है ये सब कार्यकलाप संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत किए जाने चाहिए और जनहित के उपाय वैधानिक सीमाओं के बाहर नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक बार कानून की सीमाओं से बाहर जाने की छूट मिलने पर सत्ताधारी उसका दुरुपयोग कर सकता है। प्रजातंत्र में जितना महत्व जन कल्याण को दिया जाता है उतना ही ध्यान इस बात पर देना पड़ता है कि सत्ता का दुरुपयोग न हो पाए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि क्योंकि एक बार कानून की सीमाओं से बाहर जाने की छूट मिलने पर सत्ताधारी है वो उसका दुरुपयोग, अपने पक्ष में उसका दुरुपयोग करने लगता है। प्रजातंत्र में जितना महत्व है जनता के कल्याण, जनता के हित, लोक कल्याण को दिया जाता है उतना ही ध्यान इस बात को प्रति दिया जाता है कि कहीं न कहीं सत्ता का दुरुपयोग रोका जाए, सत्ता का दुरुपयोग या सत्ता को दुरुपयोग करने से उस पर किसी न किसी तरीके से बाधा होनी चाहिए। भारतीय संविधान की जो सफलता है वो इन तनाव को सुलझाने में निहित है। न्यायपालिका ने, जैसा आपको बताया गया, न्यायपालिका ने केशवानंद भारती के मामले में संविधान की भाषा पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा के आधार पर निर्णय किया कि संविधान में कोई भी उपबंध हो वो संविधान के या बदलाव हो, यदि बदलाव होते, संविधान संशोधन होते, संविधान के जो मूल उपबंध हैं, संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें किसी प्रकार से बदलाव नहीं हो सकता। संविधान पढ़ने पर आपको संविधान के मूल ढांचे के कहीं भी उल्लेख नहीं मिलेगा। हमें संविधान के मूल ढांचे के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। संविधान में कहीं भी नहीं कहा गया है कि उसका फला भाग मूल संरचना का हिस्सा है, लेकिन इस मूल संरचना को बताना न्यायपालिका का काम है। इस मूल संरचना, उस मूल ढांचे, उन वैधानिक उपबंधों को बताना न्यायपालिका का कार्य है। न्यायपालिका द्वारा उसकी विकसित की गई अवधारणा है, न्यायपालिका है वो उसकी अवधारणा को विकसित करती है। न्यायपालिका ने इस अवधारणा को कैसे विकसित किया? न्यायपालिका ने संविधान के मूल ढांचे, मूल उपबंधों, मूल संरचना को किस प्रकार विकसित किया, संविधान में कौन से भाग को उसका मूल ढांचा माना और संसद को संविधान के मूल ढांचे, मूल उपबंधों में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। पिछले 4 दशकों के दौरान इन संस्थाओं ने इसे किस प्रकार अपनाया है, यही आकार हमें शब्द और भावना के बीच का अंतर बताता है। न्यायपालिका का यह मानना है कि किसी भी दस्तावेज को पढ़ते समय हमें उसके निहितार्थ पर ध्यान देना चाहिए
उसके निहितार्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी भूमिका कैसी है। कानून की भाषा की अपेक्षा, कानून की भाषा की उपेक्षा उस कानून या दस्तावेज के पीछे काम करने वाली सामाजिक परिस्थितियां और अपेक्षाएं अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो कानून की भाषा की अपेक्षा कानून की सीमा या कानून के पीछे काम करने वाली जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए न्यायपालिका ने बार बार इस बात पर जोर दिया है, न्यायपालिका द्वारा इस बात पर हमेशा इस बात पर जोर दिया गया है कि संसद को संविधान के मूल उपबंधों, मूल संरचना, मूल ढांचे में छेड़छाड़ या उसमें परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए न्यायपालिका ने संविधान की मूल संरचना पर विशेष जोर दिया है, क्योंकि इसके बिना संविधान की कल्पना ही नहीं हो सकती। इसके बिना हम संविधान की कल्पना नहीं कर सकते। राजनीतिज्ञों की परिपक्वता, उपयुक्त अनुच्छेदों में न्यायपालिका के बारे में जो हमारी चर्चा है उससे एक तथ्य और स्पष्ट होता है। 1967 से 1973 के दौरान संसद तथा कार्यपालिका ने एक संतुलन तथा दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता को महसूस किया। 1967 से लेकर 1973 के दौरान पैदा हुए कटु विरोधाभासों के दौर में संसद ने तथा कार्यपालिका ने एक संतुलन की नीति अपनाने की आवश्यकता महसूस की, एक संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता महसूस की। केशवानंद भारती, जैसा बताया गया आपको, केशवानंद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए क्या कहा था कि न्यायालय द्वारा इस बात पर पुनर्विचार करने का या प्रयास किया गया। जब ये सारे प्रयास विफल रहे तो 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को संविधान में संशोधन की पुनरावलोकन का अधिकार है वो समाप्त किया गया। संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई, लेकिन मिनर्वा मिल प्रकरण 1980 में न्यायपालिका ने अपने पहले लिए गए निर्णय को पुनः दोहराया और मिनर्वा मिल प्रकरण के द्वारा न्यायालय ने फिर साबित कर दिया कि सर्वोच्च न्यायपालिका को संविधान के मूल उपबंधों में किसी प्रकार परिवर्तन है वो संसद के द्वारा नहीं किए जा सकते। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे निर्णयों का पुनरावलोकन कर सकती है। इसलिए केशवानंद के मामले में निर्णय देते जाने के 4 दशक के बाद भी, केशवानंद मामले में निर्णय दिए जाने के 4 दशक के बाद भी संविधान की व्याख्या में इस निर्णय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। केशवानंद भारती जो विवाद है वो भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि उसे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधानिकता की जांच करने का अधिकार है और यदि संविधान के उपबंधों की यदि वो विरुद्ध पाया जाता है तो उस संविधान संशोधन को वो निरस्त कर सकती है और संविधान के मूल ढांचे की रक्षा कर सकती है। राजनीतिक दलों, राजनेताओं, सरकार और संसद ने भी मूल संरचना के संवेदनशील विचार, चाहे राजनीतिक दल है भारत में, चाहे राजनेता रही है या सरकार रही है या संसद ने भी हमेशा से मूल संरचना के संवेदनशील विचार को स्वीकृति प्रदान की है। संविधान की समीक्षा की इस बात की चलती रही, लेकिन यह प्रक्रिया संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत द्वारा निर्धारित सीमाओं के परे नहीं जा सकती, निर्धारित सीमाओं के अलग नहीं हो सकती। संविधान की समीक्षा की बात चलती रही, लेकिन यह प्रक्रिया संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत द्वारा निर्धारित सीमाओं के परे उसको नहीं भेजा जा सकता। संविधान का निर्माण करते समय भारत के नेताओं ने जनता के सामने एक सुनहरे भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। एक सुनहरे भविष्य को उन्होंने प्रदर्शित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वतंत्रता के अवसर पर जो संसद में जो ऐतिहासिक भाषण दिया, उसमें सामूहिक स्वप्न को भाग्य के साथ करार दिया गया। संविधान सभा के सदस्य भी इस आदर्श को, यानी कि व्यक्ति की गरिमा, उसकी स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी, उसके सामाजिक आर्थिक समानता
जनता की खुशहाली, राष्ट्रीय एकता में विश्वास करते थे। बिल्कुल उनका विश्वास था वो जनता, व्यक्ति की गरिमा में, आज़ादी में, सामाजिक आर्थिक समानता में, जनता की खुशहाली में, राष्ट्रीय एकता में उन्होंने हमेशा विश्वास व्यक्त किया। यह आदर्श आज भी स्वीकार किया जाता है। यह आदर्श है वो आज भी धुंधला नहीं पड़ा है, धूमिल नहीं हुआ है। इसलिए यही कारण है कि आधी सदी, लगभग 50 वर्ष, आधी सदी गुजर जाने के बाद भी लोग संविधान का सम्मान करते हैं और मानते हैं कि संविधान सर्वोच्च है, संविधान मौलिक है और संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए। इसलिए हम संविधान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और उसे महत्व देते हैं। हम संविधान को महत्व देते हैं और संविधान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। जनता की चेतना को निर्देशित करने वाले ये बुनियादी मूल्य आज भी उतने प्रासंगिक है, उतने कारगर है, उतने मौलिक है। तो हमारा जो संविधान है वो करीब 7 दशक पुराना है। इसके बावजूद भी हमारा संविधान है वो लगभग आधी सदी से ज़्यादा समय बीतने के बाद भी हमारे संविधान की लोग सम्मान करते हैं, उसको एक अभिलेख के रूप में मानते हैं और दुनिया के अन्य देश भी भारतीय संविधान से बहुत कुछ सीखते हैं। हम उसे महत्व देते हैं, लोग संविधान का सम्मान करते हैं। जनता की चेतना को निर्देशित करने वाले ये बुनियादी मूल्य आज भी उतने अधिक कारगर है, आज भी प्रासंगिक है, आज भी मौलिक है। तो जैसा मैंने आपको ये पाठ आज आपका पूरा हो गया है। इसके अलावा इसमें कुछ बिंदु बचे हैं। बिल्कुल ठीक, अगर अधिकार न हो तो चुनाव न कराए जाएं तो संविधान का कोई खास मतलब ही नहीं रह जाए। यदि अधिकार नहीं हो तो चुनाव क्यों होंगे फिर? और जब चुनाव नहीं होंगे तो जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी कैसे? और यदि जनता की खुशहाली नहीं आएगी तो अधिकार और चुनाव बेमानी हो जाती है। तो संविधान की मूल भावना, जो मूल भावना, उसका अर्थ भी यही है। अगर संविधान या अधिकार न हो तो चुनाव नहीं कराए जाएंगे और यदि चुनाव नहीं होंगे तो संविधान का कोई महत्व नहीं रहेगा और जनता खुशहाल नहीं हो पाएगी। तो जब जनता खुशहाल नहीं होगी तो अधिकार और चुनाव हमारे लिए बेमानी हो जाएंगी। तो क्या संविधान की मूल भावना का अर्थ यही है? हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, हमें ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि कई बार राजनीतिज्ञ अपरिपक्वता का व्यवहार करते हैं। कई बार राजनीतिज्ञ क्या करते हैं? अपरिपक्वता का, मैच्योरिटी नहीं दिखाते हैं। क्या ऐसे मामलों का जिक्र करना जरूरी है? बिल्कुल ऐसे मामलों का जिक्र करना जरूरी है जिससे जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो उनकी अपरिपक्वता के बारे में जनता को पता होना चाहिए। संविधान सभा में ऐसे कई सदस्य थे जो संविधान को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं मानते थे। वो मानते थे कि भारत का संविधान है वो अलग रहना चाहिए, अलग होना चाहिए, क्योंकि ये जो संविधान है वो भारत की तत्कालीन परिस्थितियों, मान्यताओं, सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। अतः यह संविधान जिन आदर्शों पर आधारित है, हमारा जो संविधान है जिन आदर्शों पर चलता है या जिन आदर्शों को मानता है, उसका भारत की आत्मा से कोई संबंध नहीं है। यह संविधान यहाँ की परिस्थितियों में कार्य नहीं कर पाएगा और लागू होने के कुछ समय बाद ही ठप हो जाएगा। ऐसा लक्ष्मी नारायण साहू, जो संविधान सभा में जो वाद विवाद हुए थे उनमें 17 नवंबर 1949 को उन्होंने ऐसा कहा था। तो प्रश्न संख्या 613 खंड 11 प्रश्न संख्या 613 17 नवंबर 1949 को उन्होंने ऐसा कहा था कि जो हमारा संविधान है जिन आदर्शों की बात करता है वो आदर्श व्यवहार में लागू नहीं हो सकते, ये क्योंकि ये भारत की आत्मा के अनुकूल नहीं है। हम मानते कि ये संविधान लागू हुआ है लेकिन ये संविधान भारत की परिस्थितियों, इसकी भौगोलिक स्थितियों के अनुकूल नहीं है और यह काम नहीं कर पाएगा और भविष्य में कुछ समय के बाद ये संविधान ठप हो जाएगा। लेकिन उनका कथन कितना गलत साबित हुआ। 7 दशक बीतने के बावजूद भी हमारा संविधान आज भी मौलिक है,
प्रासंगिक है। समय काल परिस्थितियों के हिसाब से इसमें परिवर्तन होते रहे हैं। तो बेटा ये अध्याय आपका पूरा हो गया है। इससे संबंधित प्रश्न है वो आपको लिखने हैं, याद करने हैं। इसको लिख कर याद करना है। मेरे जो पॉइंट लिखाए गए उनको भी आपको लिख कर याद करना है। धन्यवाद।